नमस्कार। आज के इस वेबिनार में मैं पूजा पुनेठा एनसीपीसीआर की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूल बैग का वजन कम करने में इसकी प्रभावशीलता, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इसके लागू होते ही शिक्षा जगत, शिक्षा प्रणाली में कई तरीके के बदलाव आए हैं। शिक्षा प्रणाली में इस तरीके के बदलाव लाने का एक जो अहम मकसद है वो ये है कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा जाए, प्रशिक्षित किया जाए। इसके साथ और अहम बदलाव आ रहे हैं। इसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम होगा, यानी बच्चों पर स्कूल बैग का वेट, बोझ कम किया जाएगा। इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हम एक बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से आप सबका परिचय कराना चाहूंगी और सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान और वक्ता, राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती मिस्टर श्रीराम अरावकर। सर, आपका बेहद स्वागत है। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस जी नमस्कार। रूपाली बनर्जी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। जी सर, आपकी जी धन्यवाद। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी एनसीपीसीआर मिस रूपाली बनर्जी सिंह का। वेलकम मैम। नमस्कार। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल चेयरपर्सन एनसीपीसीआर प्रियंक कानूनगो का। नमस्कार सर। इस विषय पे हम एक लंबी बातचीत करेंगे और आज के वक्ता से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मिस रूपाली बनर्जी सिंह को मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम, इस कार्यक्रम के बारे में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। नमस्कार। As we know, after more than 3 decades, India has got a comprehensive, pragmatic and inclusive national education policy, and the process of implementing the policy has already begun. The policy is the first comprehensive policy document that has included all aspects of growth and development of children linked to education. The guidelines laid down in the policy document are all inclusive and cater to the overall development of children. In recent years, the concern over weight of school bags and its effects on overall well-being of children have been discussed. The authorities across states have also taken steps to address the issue of proposing theoretical as well as practical solutions. In last few years, NCPCR has initiated discussions on the issue of academic and physical load on children and submitted its recommendations based on a national consultation on the issue of heavy school bags. To further understand the impact of national education policy on reducing the weight of school bags, we have with us today Shri Shriram Aravarkar ji, General Secretary, Vidya Bharati. As we know, Vidya Bharati is the largest institution in India dedicated to the cause of imparting value-based school education. Managing 23,000 schools and imparting education to 35 lakh students with the help of 1.35 lakh teachers is indeed not an easy task. The model that Vidya Bharati has evolved over the years for quality education has been appreciated globally. On behalf of NCPCR, I extend our gratitude to Shri Shriram Aravarkar ji, a seasoned academician and educationist, for joining us today and giving us his time. Now I request Shri Priyank Kanungo ji, Chairperson NCPCR, to say a few words and welcome, sir. Thank you. सभी का अभिवादन। और आज के इस विषय पर समय देने के लिए आदरणीय श्रीराम रावकर जी का बहुत बहुत आभार
और मैं आयोग की तरफ से, आयोग के सभी सदस्यों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज आपने समय देकर आयोग को अनुग्रहित किया है और निश्चित रूप से आज का ये महत्वपूर्ण विषय नई शिक्षा नीति को ठीक तरीके से लागू करवाने में सभी हितधारकों तक विषय की जानकारी पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला होने वाला है। जैसा कि अभी रूपाली बनर्जी मैडम ने बताया कि 26,000 स्कूलों के साथ विद्या भारती प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा स्टेक होल्डर इस देश में है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमको कहना चाहिए, जो सबसे बड़ी विद्यार्थी संख्या को एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में कैटर करता है इस देश में। और मैं जितना श्री अरावकर जी के बारे में आप लोगों को बता सकता हूं वो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। स्कूली बैग का वजन कम करना, इसके प्रायोगिक और वैचारिक पक्ष को जितनी गहराई से अध्ययन मेरे जानने वाले लोगों में किया है, उनमें मैं अरावकर जी के अध्ययन को और अरावकर जी के योगदान को सबसे शिखर पे ही मानता हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक आंदोलनात्मक चर्चा करना, उसके बजाय प्रायोगिक रूप से लागू करना और विद्यालयों में स्कूल के बैग के वजन कम करने के अनेकों प्रयोगों के सफल मॉडल बना के उनको रेप्लिकेट करने के लिए दूसरों तक पहुंचाना और देश में लागू करवाने का जो काम किया है वो आदरणीय अरावकर जी ने किया है। और जैसे कि ये शिक्षा नीति का जो एक डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने अब है, बड़ी मेहनत के बाद वो देश में 2-2.5 लाख कंसल्टेशंस के बाद अब इसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से लागू करवाने के लिए इस गाइडिंग प्रिंसिपल के दायरे में रहते हुए बहुत ही इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, किन किन बारीकियों पर काम किया जाना है, ये अरावकर जी जैसे मूर्धन्य लोगों के माध्यम से हमको भी पता चलता है। चूंकि आयोग भी शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी करने वाली एक संस्था है और हमको भी अरावकर जी का स्नेह हमेशा मिलता रहा है। तो इस शिक्षा नीति में जो अलग अलग भाग हैं, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 5 है, लोग कहते हैं कि भाग 4 में जो है स्कूल के बैग को वजन करने की को कम करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा आयोग का मानना है कि सभी भागों को समेकित रूप से देखना, पढ़ना, सभी को एक पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में लागू करना और लोग इसे स्वीकार करें, लोग इसे अंगीकार करें। उन प्रयोगों की शुरुआत विद्या भारती ने की है और विद्या भारती के उन प्रयोगों को पूरे देश के लोग जान सकें, इस उद्देश्य के साथ कितनी इफेक्टिव ढंग से हम स्कूल के बैग के वजन को कम करके बच्चों को शिक्षा सुलभ और मैत्रीपूर्ण माहौल में दे सकते हैं, वो आज अरावकर जी के माध्यम से हम लोग जानेंगे, समझेंगे और आगे प्रसार करने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है भाई साहब। आपका माइक अनम्यूट करना होगा। मेरा माइक अनम्यूट है क्या? मेरे को बोलना शुरू करना है? अच्छा जी, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंका जी कानूनगो, मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती रूपाली बनर्जी और अन्य सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का वक्तव्य शुरू करूं इसके पूर्व मेरे को दुष्यंत कुमार का एक शेर पढ़ने को मिला था, वो याद आता है कि यह सारा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये सारा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो मित्रों, यद्यपि यह शेर बच्चों को देखकर नहीं लिखा गया, परंतु आज के बच्चों
को देखकर मेरे को ऐसा ही लगता है कि शायद दुष्यंत जी ने ये आज की पीढ़ी के बच्चों के बस्ते को और उनको विद्यालय जाते हुए देख लिया या कल्पना कर ली और ये शेर मान लो उन्हीं के लिए लिख दिया था। जब मैं और आप भी आजकल बच्चों को जाते हुए विद्यालय में जाते हुए देखते हैं तो इस बात का एहसास, इस बात का अनुभव हम सबको होता ही है। एक पुराना प्रसंग में इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा। एक आपने मालती जोशी जी का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका हैं, कथाएं लिखती हैं, कथाएं कहती हैं। एक बाल पत्रिका है देवपुत्र, उस देवपुत्र का मराठी अंक कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित हुआ। अब तो मराठी अंक बंद हो गया है। तो उस मराठी अंक के विमोचन कार्यक्रम में वो पधारी थी भोपाल में। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही और उन्होंने कहा कि मैं जब आजकल के बच्चों को स्कूल जाते हुए, विद्यालय जाते हुए देखती हूँ तो मुझे उनसे बड़ी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों होती है? तो बोले जब मैं स्कूल जाती थी, हम स्कूल जाते थे तो हमारा कोई गणवेश नहीं रहता था, यूनिफॉर्म नहीं रहता था, जैसे तैसे कपड़े पहन के चले जाते थे। पैरों में चप्पल जैसी तैसी होती थी, नहीं भी होती थी। एक पुराने पैंट का फटा काटकर बनाया हुआ झोला ही हमारा बस्ता था। एक आध कोई किताब और स्लेट हमारे साथ रहती थी और हम स्कूल जाते थे। और आजकल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या स्थिति है? तो बढ़िया सुंदर सजे सवरे बच्चे रहते हैं, मुस्कुराते हुए, और बढ़िया सुंदर गेटअप शेटअप रहता है, बढ़िया यूनिफॉर्म रहता है, अच्छा टिफिन हाथ में रहता है, पानी की बोतल रहती है, बस्ता रहता है। माता पिता उनको बस पे छोड़ने जाते हैं, वहां उनको बाय बाय होती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से जब लौट के आते तो उनकी क्या स्थिति होती है? तो स्कूल से लौटने आने के बाद माँ उससे पूछती आज क्या होमवर्क दिया था, आज क्या पढ़ना है। और फिर आने के बाद उसको कहीं ट्यूशन या कहीं खुद माता पिता पढ़ाने बैठ जाते हैं और वो बच्चा बेचारा उस पढ़ाई के और बस्ते के बोझ से दबा जाता है, दबा जाता है। तो कहती है कि पहले तो मेरे को ईर्ष्या होती है, फिर बाद में उसके ऊपर दया आती है। क्योंकि हमारा बचपना कैसा था कि स्कूल से आया कि बस्ता कहीं एक बाजू रखा है, फेंका और खेलने अपने मित्रों के साथ चले गए, खूब धमाचौकड़ी मचाई और बाद में अपने थक हार के आए तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कुछ कर ली, शाम को कुछ सुबह कर ली और फिर अपने मस्त। तो आज की तुलना में जब विचार करते हैं तो उस समय बच्चों का बचपना बहुत ज्यादा जीवित था और आज यह देखने को नहीं मिलता। अब इसके कारण विविध प्रकार के हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो प्रतियोगिताओं का युग चल रहा है आजकल, या यह माने जाने लगा है कि जीवन में सफलता का एक ही रास्ता है कि अधिक से अधिक प्रतियोगी भाव बच्चों में पैदा करो, क्योंकि जीवन यह केवल एक प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में यदि आप असफल हो जाते हो तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं देखता हूं कि पहली और दूसरी के बच्चों के ऊपर, तीसरी चौथी के बच्चों के ऊपर माता पिता परसेंटेज का दबाव बनाते हैं। इस बात का दबाव बनाते कि तुम यदि अभी से अच्छे ढंग से अंक नहीं लाओगे तो तुम भविष्य में क्या करोगे। मेरे को एक चुटकुला याद आता है कि एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम जानते हो जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारे उम्र में थे तो हमेशा फर्स्ट आते थे। बच्चा जरा आधुनिक किस्म का था तो उसने कहा पिताजी आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे देश के प्रधानमंत्री,
तो यह एक जो प्रतियोगिता का या दौड़ का, रेस का घोड़ा बनाने का स्वभाव माता पिता कि बच्चों को हमको रेस का घोड़ा बनाना है, एक बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चा आज दौड़ रहा है, अंधी दौड़ रहा है, और उसके ऊपर हम पुस्तकों का, जानकारियों का एक बोझा डालते जा रहे हैं। वास्तव में क्या जानकारियों का भंडार यही शिक्षा है क्या? इस बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे यहाँ तो ये कभी माना ही नहीं गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑल रीडिंग में, या अरविंद जी ने कहा कि शिक्षा को केवल जानकारी जो शिक्षा देती है वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञानों का भंडार तो मनुष्य के भीतर है। और हमारे प्राचीन दृष्टा ऋषियों मुनियों ने इस अंतर्निहित ज्ञान का साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार को उन्होंने प्रकट किया। अब बालक को इस दृष्टि से तैयार करना यह वास्तव में आवश्यक है, न कि केवल सूचनाओं का भंडार बना देना उसको, यह उचित नहीं। अब इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा स्वयं सीखे। डेलर्स रिपोर्ट में कहा गया कि भाई लर्न टू लर्न, लर्न टू डू, लर्न टू बी और लर्न टू लिव टुगेदर। तो ये जो चार बातें हैं, तो उसमें जो पहली बात है कि लर्न टू लर्न, कैसे सीखना, कैसे पढ़ना, यह आना चाहिए। अब यह कैसे आएगा? तो हमारे यहाँ कहा कि भाई कोई मनुष्य या कोई बालक वो सीखता कैसे, सीखने की पद्धति क्या है? तो हम सभी इस बात को जानते ही हैं, सब शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं, तो कि मनुष्य सीखता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और कर्मेंद्रियों के माध्यम से। गीता में कहा गया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पुनश्चेष्टा दैवम चैवात्र पंचकम। अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है, ऐसा उसमें वर्णन है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम। तो ये करण जो कहा गया है, तो यह करण, इसके द्वारा मनुष्य कोई ज्ञान ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ कहा है कि भाई ये करण यानी क्या है? तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से उसको करता है। तो जो ज्ञानेंद्रिया, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, जीभ है, त्वचा है, यह ज्ञानेंद्रियों का विकास पहले होना चाहिए और फिर उसके साथ साथ कर्मेंद्रियों का विकास होना चाहिए। ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विकास जब होता है तब बालक सीखना शुरू करता है, बालक सीखता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़े, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन होना चाहिए। और लालन पालन होना चाहिए इसका अर्थ उसको देख रेख में उसकी जो ज्ञानेंद्रियां उसके विकास करने का प्रयत्न होना चाहिए। अब यह पहले परिवारों में होता था, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, घर में दादा दादी नाना नानी रहते थे, वो उसके माध्यम से बालक को सारी बातें सिखाते थे। वर्तमान युग में यह संभव नहीं है, क्योंकि परिवार छोटे हुए हैं और परिवार में दोनों पति पत्नी दोनों अक्सर नौकरी करते हैं, कुछ न कुछ काम धंधा करते हैं, और इसलिए बालक पूरे समय तक उनके दृष्टि में, उनकी निगरानी में, उनकी नजर में नहीं रहता।
और इसलिए फिर बालक को कहीं ना कहीं उनको छोड़ना पड़ता है। और इसे छोड़ना है तो कहाँ, तो कहीं आंगनवाड़ी में छोड़ते हैं, कहीं शिशु संगोपन केंद्र में छोड़ते हैं, या कहीं जो लोअर या जिनको केजी क्लासेस कहा जाता है, शिशु वाटिकाएं कहा जाता है, मॉन्टेसरी स्कूल्स कहा जाता है, उनमें छोड़ दिया है। तो यह बच्चों को भेजते हैं। अब वास्तव में इन स्थानों पर बच्चों का जो विकास होना चाहिए उसी प्रकार से होना चाहिए जो अपनी पद्धति है। अर्थात पहले बच्चों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास के बारे में चिंतन होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, उसका प्रयत्न होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से अभी जो पद्धति है उस पद्धति में जो पहली में पढ़ाना चाहिए, क्लास 1 में पढ़ाना चाहिए, अर्थात पढ़ना और लिखना, वो पढ़ना और लिखना वो छोटी कक्षाओं में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इसके कारण बालक का जो विकास हुआ ही नहीं है उसके काम उसको बतलाना शुरू कर देते हैं, वो काम उससे करवाना शुरू कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप उसके सीखने की पद्धति में दोष आ जाता है। और इसलिए प्रयत्न होना चाहिए कि 5 वर्ष तक लिखाई पढ़ाई से बालक दूर रहे और उसको केवल सुनकर, बोलकर, समझकर, देखकर, चखकर और कर्म करके, काम करके विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जन होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के अनुभव होना चाहिए। यह जब होते हैं तब फिर उसकी क्षमता बढ़ती है कि वो लिख सके, जो कुछ पढ़ सके, वो मेमोराइज कर सके उसको। और इसलिए यद्यपि ये ठीक है कि बच्चे बहुत जल्दी याद करते हैं, परंतु जो रुचि करे वो चीज याद करते हैं। अनावश्यक या उनके अरुचि की चीजें उनको याद नहीं होती, हम उस पर जबरदस्ती करते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। और दूसरी बात है, उनको लिखना पढ़ने पे जो जोर देते हैं उसके कारण समस्या होती है, और इसलिए उसको यह काम थोड़े बाद में करवाना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि जब कक्षा 1 में बच्चा आता है तो जो एनसीईआरटी गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो उसको केवल 2 ही विषय पढ़ाने चाहिए, एक है भाषा, दूसरा है गणित, और कक्षा 3 से पर्यावरण। परंतु होता यह है कि जो प्राइवेट विद्यालय है, निजी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में यह बतलाने के लिए कि देखो हमारे कितनी पढ़ाई हम करवा रहे हैं बच्चों को, हम कितना सिखा रहे हैं, इसके लिए धीरे अनेक विषय जोड़ दिए जाते हैं। और वो अनेक विषय जोड़ने के साथ उनकी किताबें भी जोड़ दी जाती हैं, और वो किताबें बच्चों को घर से लाने के लिए भी कह दी जाती है। तो फिर सुंदर अक्षर लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग करना है, तो उसके लिए हैंडराइटिंग की बुक हो जाती है, वर्कबुक हो जाती है, फिर जनरल नॉलेज की किताब हो जाती है, फिर अलग अलग प्रकार की फिजिकल एजुकेशन की किताब हो जाती है, फिर योगा की किताब हो जाती है। तो ये धीरे धीरे अनावश्यक रूप से किताबों का बोझा बढ़ा दिया जाता है, जिसमें कई कारण होते हैं। वो कारणों की चर्चा में यहाँ करना उचित नहीं समझता, परंतु हम सब उसको समझते हैं कि उसके पीछे क्या वो दुरभिसंधि रहती है। अब इसके बाद की कक्षाओं में भी देखते हैं तो धीरे धीरे बच्चे अपने, उनका जो बस्ता होता है वो उनके वजन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। मैंने एक बार ये बच्चों का बैग का वजन तुलवाया तो ध्यान में आया कि कक्षा 5वीं के बच्चे का वजन जहां 20 से 21-22 किलो के बीच में था, वहां उसका बस्ते का वजन 9 से 10 किलो था। अब ये इतना अधिक है कि उसके कारण वो बस्ता जब लेकर चलता है तो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं।
उसके कंधे दर्द होने शुरू कर देते हैं, उसकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जहां तक बच्चों की बात है, उनको प्रजनन संबंधी दीर्घावधि में बीमारियां पैदा होती हैं। और यह सारी बीमारियां सबको मालूम है कि हाँ भाई ये सारी चीजें होती हैं बच्चों, परंतु हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, यह जो एक होड़ चलती है, उस चक्कर में माता पिता भी इसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते। वास्तव में यह माता पिता का भी दायित्व है कि हमारे बच्चे पर कितना बोझा डालें। बोझा ढोने वाला गधा हो सकता है, बोझा ढोने वाला कूली हो सकता है, बोझा ढोने वाला एक बुद्धिमान मनुष्य नहीं। फिर दूसरा है, चल पड़ता है कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं के साथ विभिन्न प्रकार के और विषय बच्चों को बहुत जल्दी सिखाना शुरू कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की क्लासेस में भेजना हम बच्चों को शुरू कर देते हैं। अब ठीक है कि बच्चों को गतिविधियां कुछ आनी चाहिए। बच्चा प्रारंभ में जोश जोश में, उत्सुकता में, आनंद में सीखता है, परंतु कई बार इतना बिजी हो जाता है, इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि उसका जो मूल स्वभाव वो खो जाता है, मूल स्वभाव उसका खत्म हो जाता है, और उसका जो सहज सुंदर सरल जो वृत्ति होती, जो ईश्वरीय गुण है उसमें, वह लुप्त हो जाते हैं। और बच्चा जिद्दी, अहंकारी, ईर्ष्या करने वाला, क्योंकि हमने ये सिखाया ही इतना ही, यही शुरू कर देते हैं कि भाई देखो उसको तेरे से ज्यादा नंबर आ गए, और उसके मन में ईर्ष्या पैदा करना शुरू होता है। उसके मन में बिल्कुल नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं है इस बात का, और हम उसको बचपन से सिखाना शुरू कर देते कि नहीं तेरे को सबसे ज्यादा आना है, सबसे ज्यादा आना है, नहीं बाकी सबको तेरे को पीछे छोड़ना है। ये जो बाकी सबको पीछे छोड़ने का भाव हम सिखाते हैं, यहीं से उसकी दैवी गुण संपदा नष्ट होना शुरू हो जाती है, और केवल मैं आगे बढ़ना चाहिए, मेरा अस्तित्व रहना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस का इसमें परिभाषित हो जाता है। तो इस दृष्टि से काफी चिंता करने की आवश्यकता है। वास्तव में जो भारतीय शिक्षा दर्शन है, उसके हिसाब से तो बालक के पंचकोशीय विकास की अवधारणा है। तैत्तिरीय उपनिषद के इसमें जो वर्णन आता है शिक्षावल्ली में और आगे, कि भाई बालक का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, यह कोश विकसित होने चाहिए, और इसलिए शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। और इसलिए शारीरिक या अन्नमय कोश विकास होना है तो उसके लिए शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक की किताबें, ये सारी किताबें जो है ये शिक्षकों को, गुरुजनों के लिए होना चाहिए। बच्चों को उसकी केवल गतिविधियां करवाना, उसको आनंद से उनको करवाना, ये आवश्यक है, पर हम वो देने के बजाय, शिक्षकों को किताबें देने के बजाय वो सारी किताबें बच्चों को के ऊपर थोप देते हैं। अब प्राणमय कोश है, अब बच्चे के विकास के लिए जैसे इंद्रियों का विकास है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का विकास, कर्णों का विकास है, ऐसा ही कर्णों का एक अंतःकरण है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसमें आते हैं। तो मन का विकास होना चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन में उदात्तता आनी चाहिए, बुद्धि में तर्क बुद्धि होनी चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। उसमें निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण क्षमता विकसित होनी चाहिए। ये सारी चीजें विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करवाने की आवश्यकता है। हम केवल पुस्तकों के माध्यम से सब चीजें नहीं करवा सकते। वास्तव में इनके लिए, जैसे मैंने कहा, गतिविधि आधारित सारा पाठ्यक्रम जितना होगा और पुस्तकें जितनी कम होगी, उतना ही बालक ज्यादा सीख सकता है। दूसरा, बालक केवल क्लासरूम में ही सीखता है ऐसा तो नहीं है। प्रसिद्ध शिक्षाविद यानुश कोचिकी जो कहते हैं कि भाई वो ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा पढ़ रहा है या ज्यादा सीख रहा है, या एक
सनफ्लावर जो खिलता है सूर्य की रोशनी से, तो वो जो शक्ति है उसको देखकर वो ज्यादा सीखता है, हम कैसे कह सकते हैं? तो केवल क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम लर्निंग, इसके बजाय प्रकृति के पर्यावरण में सानिध्य ले जाकर और कई विषय उसको पढ़ाए जा सकते हैं, उसका प्रयास होना चाहिए। पहले गुरुकुलों में या आश्रमों में यही था। आज ये थोड़ा कठिन हो गया है बढ़ते हुए महानगरीय व्यवस्था का। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये संभव और वहां भी वो नहीं होता, और महानगरीय व्यवस्था में भी अपने विद्यालयों में इसकी कई चीजें उपलब्ध करवाई जा सकती है और कई बार उसको बाहर ले जाया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो सीख सकता है। तो इस दृष्टि से ही प्रयत्न होने की आवश्यकता मेरे को अनुभव में आती है। अभी जो बच्चे के दृष्टि से जब विचार करते हैं तो बोझ केवल एक ही नहीं है, बस्ते का बोझ ही नहीं है, तो एक बोझ पाठ्यक्रम का भी है। कई बार पाठ्यक्रम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बोझ है कि जो शिक्षक हैं उनकी अभिरुचि शिक्षा में है ही नहीं, मजबूरी में शिक्षक बन गए, ऐसे शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में हैं। शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षक नहीं है और इसलिए उनका पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने की जो पद्धति है, सिस्टम ऑफ टीचिंग जो है, वो टीचिंग ही हो जाती, लर्निंग पर नहीं आ पाती और वो बहुत अवैज्ञानिक होती है। और जैसा मैंने पहले प्रतिस्पर्धा की बात की, तो प्रतिस्पर्धा का बोझ यह हमको ध्यान में आ जाता है, यह उसके लिए काफी कठिन होता है और इसलिए इन चारों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इस दृष्टि से कुछ प्रयोग हो सकते हैं और इस शिक्षा नीति में, जो मूल विषय शिक्षा नीति में, इस बस्ते के बोझ कम करने के लिए कुछ बातें हैं कि नहीं? तो मेरे को लगता है कि ये जो शिक्षा नीति घोषित हुई है, इसमें इस विषय में काफी बातें कही गई हैं और उसका ठीक क्रियान्वयन होने पर सारी बातें कुछ ठीक हो जाएंगी। और क्रियान्वयन होने की संभावना इसलिए लगती है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनने इसके बारे में आश्वस्त भी किया है कि हम इसका क्रियान्वयन अवश्य करेंगे। सामान्यतः अपने को ध्यान में आता है कि अभी तक जो भी शिक्षा नीतियां हुई वो बहुत खराब थी, ऐसा तो है ही नहीं, अच्छी ही थी, परंतु क्रियान्वयन के प्रति आग्रह न होने के कारण, जिद न होने के कारण, उसकी दृष्टि से जैसे प्रयत्न होने चाहिए वो न होने के कारण समस्या आई है। तो अभी ऐसा लगता है कि यह ठीक हो पाएगा। और अभी आज ही मैं एक वेबिनार में और था, आपको ध्यान में होगा कि विद्या भारती ने माय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके myNEP.in पर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें जो कक्षा 9, 10वीं, 11वीं, 12वीं है और कॉलेज के विद्यार्थी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स यानी शिक्षक और अभिभावक हैं, 3 प्रकार के वर्गों के लिए 5 प्रकार के हर एक वर्ग में प्रतियोगिताएं आयोजित की थी और 13 भाषाओं में आयोजित की थी। तो इस प्रतियोगिताओं में लगभग 1.25 लाख से अधिक लोग सहभागी हुए जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और एक क्विज थी, उस क्विज में भी भाग लिया। तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये इसीलिए किया था कि लोग इस शिक्षा नीति के बारे में जागरूक हो, क्योंकि कोई भी नीति जब बनती है तो उसका क्रियान्वयन करने के लिए सरकार जितनी जिम्मेदार है, उतना ही समाज भी इस बात के लिए उत्तरदायी होता है कि वो नीति ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रही है कि नहीं, उसके बारे में वो कितना समाज लोगों को, सरकार को जगा रहा है, कितना चेता रहा है, वो कितना जागरूक है। आज दुर्भाग्य से हमको ध्यान में आता है कि हम छोटे छोटे आर्थिक हितों के लिए तो हमारा समाज बहुत जागरूक होता है, हमारा राशन आया कि नहीं इसके लिए बहुत जागरूक है, हमारे को गरीबी रेखा के नीचे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती है कि नहीं इसके लिए भी जागरूक है, अन्य विषयों पर बहुत जागरूक है। परंतु हमारे विद्यालय में शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
वो बच्चों को ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं इस बारे में, या प्राइवेट विद्यालयों में अनावश्यक पुस्तकें कितनी पढ़ाई जा रही हैं और इसका हमने कहीं प्रोटेस्ट इसको करना चाहिए कि नहीं, तो इस बारे में हम शांत रहते हैं और ऐसा मानते हैं सरकारी विद्यालयों में तो कुछ होता नहीं और प्राइवेट विद्यालयों की मोनोपोली, वो जो चाहेंगे करेंगे, हमको तो झक मार के वो स्वीकार ही करना पड़ेगा इस स्वभाव के कारण। और धीरे धीरे हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है और इस दृष्टि से मेरे को लगता है कि समाज को भी जागरूक होना चाहिए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बातों का मैं उल्लेख करूंगा कि इसका जो शिक्षा नीति में जो बिंदु क्रमांक 1.1 है 1.1, तो उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है, जो हम कहते हैं भारतीय दर्शन कहता है कि बालक के मस्तिष्क का 85% का विकास उसका 6 साल की आयु में हो जाता है और इसलिए 6 साल तक की आयु के बच्चे के उचित देखभाल की और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की चिंता करनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का फिर वही अर्थ है, ये नहीं कि उसको किताब कॉपी दे दो और लिखने पढ़ने के लिए, उसका गतिविधि आधारित ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास हो, इसके लिए आग्रह किया जाता है। और शिक्षा नीति के 1.2 में इस बारे में कहा गया है, 4.2 में भी इसके बारे में कहा गया है। फिर जो अध्याय 2.1 और 2. अध्याय 2 है, उसमें 2.1 और 2.2 में बात कही है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की। हमको ध्यान में होगा कि प्रथम द्वारा एक रिपोर्ट असर करके जो आई थी, तो उसमें ये बतलाया गया था कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वह 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी किताब पढ़ नहीं पाते और उसका संख्या ज्ञान भी उनका ऐसा नहीं। मैं एक प्रशिक्षण आयोजित हो रहा था सरकारी विद्यालयों का, वहां एक बार सहज गया तो वहां वो बतलाया जा रहा था कि भाई कक्षा 5 के बच्चों को आप देखिए, उनको 10 अक्षर लिखने के लिए दीजिए, 10 अक्षर लिखने में 5 अक्षर ठीक लिख लेते हैं, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। 5 नहीं लिख पाए कोई नहीं, 10 अक्षरों में 5 अक्षर, फिर 10 शब्द लिखिए, 10 शब्द 5 शब्द लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद 10 वाक्य लिखिए, 10 वाक्य मतलब 5 वाक्य लिख लेते हैं, बहुत अच्छा है। और यदि 10 पेरा है उसका एक 10 वाक्य का पेरा दो, उस पेरे को यदि बच्चे पढ़ लेते हैं तो आप समझ लो कि बच्चा एकदम टॉप है। यानी 5वीं की स्थिति है कि हमको लगता है कि बच्चे क्या अक्षर या शब्द पहचान पाएंगे। ऐसी संख्या के बारे में था कि 1 अंक की संख्या पहचान पाता है क्या, 2 अंक की संख्या पहचान पाता है क्या, 3 अंक की संख्या पहचान पाता है क्या, जोड़ कर लेता है क्या सरल बिना हासिल के। ये 5वीं का मूल्यांकन की स्थिति क्यों है? क्योंकि उस पर जितना ध्यान जाना चाहिए था वो नहीं गया और इसलिए तामझाम बहुत बढ़ गया, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता कम हो गई। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यालयों में प्रवेश संख्या तो बहुत बढ़ गई, ये बहुत अच्छी बात है। आज प्राइमरी एजुकेशन लगभग 100% के आसपास है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की, परंतु इसको गुणवत्ता की ओर लाना ये एक महत्वपूर्ण बात है जो शिक्षक और समाज को करना होगा। फिर एक जो गतिविधि आधारित शिक्षा पर 4.2 में 1.2 में आग्रह किया है, वो बात भी है। 2.8 में बात कही है कि विद्यालय में प्रेरणादायी साहित्य और कथा कहानियां बालकों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अभी ये विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः शिक्षकों का जो स्वभाव रहता है, और सरकारी हो या प्राइवेट हो कहीं भी, वो रहता है कि सिलेबस पूरा करवाना है। सिलेबस पूरा करवाना है नहीं, हम पढ़ा देंगे, बच्चों को कितना आ रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि हमको कहा कि 5 लीटर दूध हर एक घर में दे आओ,
तो हमने 5 लीटर दूध बांटना शुरू कर दिया। किसी का बर्तन 1 लीटर का है, उसमें भी 5 लीटर डाल दिया। किसी का बर्तन 3 लीटर का, उसमें 5 लीटर डाल दिया। किसी का बर्तन 5 लीटर का, उसमें डाल दिया। फिर 10 लीटर का, उसमें 5 लीटर डाल दिया। और ये डालते समय यह भी नहीं देखा कि बर्तन में कहीं छेद है या फूटा है क्या, या बर्तन में कहीं रात को सब्जी बनी थी वो गंदा है क्या, ये भी नहीं देखा। और इसलिए वो हमारा द्वारा दिया गया ज्ञान वो व्यर्थ हो जाए। और इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय बच्चे समझे इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए 4.5 में पाठ्यक्रम कुछ कम करना और रटने के बजाय समझना, इसके लिए आग्रह 4.4 में किया गया है। तो शिक्षा नीति में ये जो 4.4, 4.5 और 4.6 इनमें जो बातें कही हैं कि भाई रटने की बजाय, आज जो रोटा सिस्टम है रटना, कई मामलों में याद करना ये अच्छी बात भी होती है। बचपन में स्मरण शक्ति अच्छी होने के कारण बच्चों को कोई चीज याद भी जल्दी हो जाती है, परंतु उसका तरीका बहुत आकर्षक होना चाहिए। वो भी नहीं रहता। एक बनी बनाई लीक से हम रटाते चले जाते हैं, गतिविधियां नहीं करवाते, उसको बहुत आनंददायक नहीं बनवाते। जबकि शिक्षा ये मूलतः बाल केंद्रित गतिविधि आधारित और आनंददायक होनी चाहिए। उसके स्थान पर सारी शिक्षा ही शिक्षक केंद्रित और पुस्तक आधारित और आनंददायक के बजाय बोरिंग हो जाती। तो अभी शिक्षा नीति में ऐसा नहीं कि पहले इस बात का उतना आग्रह था, आग्रह अभी कुछ ज्यादा कर दिया है। और ये रटने के बजाय समझना 4.4, पाठ्यक्रम को कम करना 4.5, करके सीखना 4.6, ये जो बिंदु है। और 4.7 में जो आर्ट इंटीग्रेशन, कला समन्वय, वो क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी की जो बात की गई है, अंतर विषयक संबंध स्थापित करके पढ़ाने का जो आग्रह किया गया है, यह भी विषय को रोचक बनाने वाला है। तो ये जो आर्ट इंटीग्रेशन है, आप पहाड़े सिखा रहे हो, पहाड़े सिखाने के साथ नृत्य भी चल रहा है, गीत भी चल रहा है, या खेल खेल में पहाड़े याद किए जा रहे हैं, या भाषा के खेल किए जा रहे हैं। भाषा के बहुत सारे खेल बन सकते हैं, या इस प्रकार की गतिविधियां जोड़ रहे हैं जो भाषा पढ़ाते समय बच्चे विविध प्रकार की चीजें कर सके। एक विद्यालय में मैं गया तो वहां पर एक कहानी उनको बतलानी थी, एक कहानी कोर्स में थी। तो कहानी बतलाते समय उन्होंने उसको एक नाटक के रूप में कर दिया, बच्चों को बहुत अच्छी समझ में आ गई। तो ये चीजें यदि करते हैं, ये पद्धति यदि अपनाते तो लाभदायक होगा। और जैसा मैंने एक और बिंदु पहले कहा कि प्रेरणादायी बाल साहित्य का, तो बच्चे को अपनी कोर्स बुक ही पढ़ना क्यों चाहिए, उसके बजाय बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकता है। अन्य पुस्तकें पढ़ने में, कहानियों की पुस्तकें पढ़ने, कविता की पुस्तकें पढ़ने में उसको आनंद भी आता है। तो यदि ये बच्चों को पढ़ने की ओर प्रेरणा दे, कुछ अन्य पुस्तक यदि वो पढ़ेगा तो उसका अपने आप विकास होगा। दूसरा, बालक को यदि इस बात का अवसर दिया कि वो बोल सके, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, तो जो कॉन्फिडेंस उसमें उत्पन्न होता है, जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, अपने बात को ठीक ढंग से रखना एक बहुत बड़ी बात है, जिसका सामान्यता अभाव देखने को मिलता है। तो वह उससे आएगा। तो मेरे को लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये करने से बस्ते का बोझ कम होगा। कक्षा 6 से ऊपर जो कोर्स चयन में लचीलापन है, 4.9 बिंदु में कहा गया है, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक अपने रुचि के विषय ले रहा है। तो उसने कहा साइंस लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना ही है। वो अपने रुचि का संगीत या चित्रकला नहीं ले सकता, या डांस नहीं ले सकता, उसको वही विषय लेना है जो उन्हें ग्रुप बना दिए। तो ये भी इसमें हालांकि विद्यालयों के समक्ष कुछ कठिनाई आएंगी, समय सारणी बनाने में कठिनाई आएंगी, शिक्षक उतने रखने में थोड़ी कठिनाई आएगी। और इसलिए जो क्लस्टर व्यवस्था बनाई है, संकुल व्यवस्था बनाई है, उसके माध्यम से इसमें लाभ होगा, ऐसा निश्चित लगता है।
4.11 में जो भाषा की शक्ति और बहुभाषावाद के बारे में बात की है वो भी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमारे देश में यह माना जाने लगा है कि सारा ज्ञान अंग्रेजी में पढ़ने से ही आता है। यह अत्यंत दुखद और जिसको कहें कि खेद की स्थिति है। ज्ञान के लिए माध्यम, किसी भी भाषा का माध्यम कोई बाधा ही नहीं। दुनिया के जो सबसे विकसित देश है उसमें फ्रांस को अपनी भाषा में पढ़ता है, जर्मनी अपनी भाषा में पढ़ता है, जापान अपनी भाषा में पढ़ता है, चीन अपनी भाषा में पढ़ता है। इजराइल जैसा देश जो 1948 में बना, कितने सैकड़ों वर्षों से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इजराइल में रहने वाले यहूदी दुनिया भर के देशों में भटकते रहते थे, उनकी भाषा ही नहीं थी। वो भाषा खड़ी की बेन यहूद ने, कितना उसने उसके लिए त्याग किया और अपनी एक भाषा खड़ी की। और आज उस इजराइल की हिब्रू भाषा में सारी पढ़ाई होती है, पर भारत में आज भी हमको यही लगता है कि अंग्रेजी में ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाने के दृष्टि से बहुत आग्रह है और यह भी कहा है कि आंचलिक भाषा का भी उपयोग किया जाए। मैं धार झाबुआ में रहा हूं, अब झाबुआ का जो वनवासी बालक है वो खड़ी भाषा समझता ही नहीं। या बुंदेलखंड में भी रहा हूं, बुंदेलखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र का बालक है उसकी अपनी बुंदेली भाषा में बोली में वो जितना अच्छा समझता है वो सामान्य खड़ी हिंदी में नहीं समझ पाता। तो इसलिए इस बात का आग्रह किया है कि शिक्षक स्थानीय हो और वो आंचलिक भाषा में भी विषय को स्पष्ट कर सके। तो यह यदि होता है, शिक्षक यदि ठीक है आपको लिखने के लिए आपकी भाषा में जो मानक भाषा है उसमें आग्रह करना ही होगा, धीरे धीरे सीखता ही है, परंतु आंचलिक भाषा का महत्व बहुत है। आंचलिक भाषा का जो सौंदर्य है वो खड़ी भाषा में नहीं है। और हम तो अंग्रेजी के आगे सभी भाषाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो यह भी एक गंभीर चिंतन का विषय है। अभिभावकों ने भी इस बात को सोचना चाहिए। मैंने कई लोगों से चर्चा की। हमारे यहाँ परम कंप्यूटर जो बनाया गया, विजय भटकर नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जब मैंने पूछा कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, तो उन्होंने कहा सरकारी स्कूल में मराठी भाषा। काकोडकर जी वैज्ञानिक थे हैं, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बड़वानी में पढ़े सरकारी विद्यालय में हिंदी भाषा। अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, वो तमिल भाषा में प्रारंभ में पढ़े। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो अपने बिहार में हिंदी भाषा में पढ़े। पर हमको ये बहुत ही क्या मालूम लगता है कि अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाए बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को कहा गया है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसको माध्यम बनाया जाए। हालांकि यहाँ पर जिम्मेदारी अभिभावकों की है। कोई भी भाषा ठीक ढंग से 6 महीने में, 8 महीने, साल भर में सीख सकते हैं। जिस चीज को हम साल भर में सीख सकते हैं उसको बच्चे को हम बिल्कुल शिशु अवस्था से सिखाना प्रारंभ करते हैं। बच्चा कितना समस्या में आ जाता है। घर का माहौल अलग है, घर की भाषा अलग है, विद्यालय की भाषा अलग है। विद्यालय में जिस भाषा में इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, सूचनाएं मिल रही, वो समझ नहीं पाता। और तारे जमीन पे सिनेमा आप लोगों ने कभी देखा होगा तो उसमें विषय आता है। तो इसलिए मातृभाषा का आग्रह किया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है, परंतु इसको 100% लागू करना ये अभिभावकों के हाथ में है, ऐसा मेरे को लगता है। बच्चों को काम करना, इस बात से हमारी शिक्षा ने बहुत दूर कर दिया है। एक पुरानी कहावत है कि थोड़ा पढ़ा तो हंस गया, ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। शिक्षा में आज यही हो गया है कि आदमी जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे अपने मूल काम से, हर से यानी अपना मूल कहानी, वैसे तो हर कार तो हल चलाने से, पर मूल काम से यानी अपने पारिवारिक काम से दूर हो जाता है। पारिवारिक काम करना है, जबरदस्ती नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, परंतु
घर में जो सहज सीख सकता है वो भूल जाता है। घर में छोटे मोटे काम करना उसको आते नहीं। मतलब मजेदार बात है कि 12वीं तक पढ़ा हुआ विज्ञान का विद्यार्थी, सामान्य विज्ञान का कोई भी चीज आ जाती है, घर में कोई चीज नुकसान दिक्कत आया थी वो कर नहीं पाता, उसको मृत्यु बुलाना। जबकि एक सामान्य बच्चा, सामान्य अनपढ़ व्यक्ति वो काम कर लेता है। एक मजेदार प्रसंग आता है कि एक स्थान पर एक विद्यालय में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा रहे थे, जीरो एरर के बारे में पढ़ा रहे थे। वो जीरो एरर के बारे में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, शिक्षक समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूछा अलग से बुलाकर, क्या समझता? बोले साहब मेरे को भी ठीक नहीं समझा। अब यही काम लेथ मशीन पे पढ़ने वाला काम करने वाला 8वीं पास लड़का जानता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल करता है। और इसलिए स्किल आधारित काम होना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। इसलिए शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसमें 4.26 में इसके बारे में कहा गया है और उसके द्वारा श्रम के प्रति निष्ठा भी जगने वाली है। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा तमाम बिंदु है। स्कूली पाठ्यक्रम बोझ का कम करने के बारे में 4.31 में कहा गया है। 4.35 में जो 360 डिग्री मूल्यांकन की बात की है, बहुआयामी मूल्यांकन का विषय आया है कि केवल एक विषय पर नहीं कि भाई उसने भाषा में कितने अंक ले लिए, बाकी इसमें कितने लिए, इतना ही नहीं, तो अन्य अन्य गतिविधियों में कितने उसने क्या किया है। फिर ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, इसको भी मुख्य गतिविधियों में मान लिया गया है शिक्षा नीति में कि को करिकुलर पाठ्य सहगामी नहीं है, ये कुल मिला के पाठ्यक्रम ही ये किया है। और कौशल विकास जो कक्षा 6 से जुड़ा है, और जो 10 दिन बैगलेस और अभ्यास करने का जो कहा है, उससे 2 बातें जगने वाली है। एक तो श्रम के और श्रमिक के प्रति निष्ठा, सम्मान, ये जगने वाला है। श्रम के प्रति आदर का भाव जगेगा और खुद जब करके देखेगा तो उसके हाथों में स्किल आएगी, कौशल आएगा और वो जीवन में सफल होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और सबसे जो 2 बातें मेरे को लगती है, एक जो शिक्षकों के बारे में कहा है, प्रशिक्षित शिक्षक। तो कक्षा 12वीं के बाद ही इनको पढ़ाना है, वो 4 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बीएड 4 साल का जो बीएड की व्यवस्था की गई है, और बीएड कॉलेजों के बारे में भी स्टैंड अलोन कॉलेज बंद करके जो बाकी सारे महाविद्यालय उनके साथ बीएड चलाना अनिवार्य किया जाएगा। तो उससे जो फर्जी बीएड कॉलेज हैं ये बंद होंगे और जिनकी वास्तव में पढ़ाने में रुचि है ऐसे लोग उस दिशा में जाएंगे, ऐसा लगता है। और साथ साथ एक जो शिक्षा नीति के 5.15 में कहा गया है सतत व्यावसायिक विकास, तो उसके द्वारा शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण होगा और सतत प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक नवाचारी बनेंगे, ऐसा लगता है। तो और एक और 22.12 में जो पर्यटन के बारे में कहा है कि 100 पर्यटन स्थल छाटे जाएंगे, बच्चों को वहां की यात्राएं करवाई जाएंगी, तो बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, अपने इतिहास से जुड़ेगा, अपने भूगोल से जुड़ेगा, पर्यावरण से जुड़ेगा। ये जो सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई हैं, तो ये सब करने से बच्चे का जो बोझा है बच्चे का वो कम होने की संभावना लगती है। 1-2 सुझाव मेरे को और लगते हैं जो अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। वो ये लगता है कि जो साल भर की किताबें बनाई जाती हैं, जैसे मान लो हिंदी की किताबें पूरे वर्ष भर की, गणित की किताब वर्ष भर की, अंग्रेजी किताब वर्ष भर की, पर्यावरण, जो भी हर एक किताब वर्ष भर की किताब बनती है। तो क्या शिक्षाविद इस बात पर विचार कर सकते हैं कि ना भाई, क्योंकि हर एक विषय की किताब बच्चा लाता है तो 6 किताबें लाना पड़ती है। उसके बजाय 2 महीने की एक किताब जिसमें 2 महीने का हिंदी, 2 महीने का 2 यूनिट हिंदी, 2 यूनिट अंग्रेजी, 2 यूनिट गणित, 2 यूनिट सामाजिक ज्ञान, 2 यूनिट विज्ञान, जो विषय है वो सारे 2-2 यूनिट करके, और ऐसा है 2 महीने का 1 यूनिट, ऐसी 5 किताबें 5 यूनिट्स की बना दी जाती है यदि, तो यह बहुत ही लाभदायक होगा बच्चों के लिए कि बस्ते का वजन काफी कुछ कम हो जाएगा।
और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में भी इसके बारे में कहा गया है कि हम बच्चों तक प्रयत्न करेंगे कि जैसे हमारी आज वर्चुअल सारी क्लास बात चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो उसके माध्यम से बस्ते का वजन कम हो सकता है। परंतु इसके बारे में यह भी ध्यान रखना, आपने आपके आयोग ने इसके ऊपर भी काफी चर्चा की ही है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कितनी उपयोगी है, कितनी देर की होनी चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये भी इसके ऊपर काफी आयोग ने चर्चा करके निष्कर्ष निकाले हैं। आयोग उसके लिए साधुवाद का पात्र है। और आज आपने मेरे को बुलाया, मेरे को आपने अवसर दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आखिरी में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि बच्चों के बारे में हमको विचार करना चाहिए कि उड़ने दो परिंदों को शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के दिन नहीं आते, फिर लौट के बचपन के दिन नहीं आते। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और साथ ही अपने सुझाव देने के लिए, इस आशा के साथ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सिर्फ बस्तों का बोझ ही कम नहीं होगा बल्कि बच्चों का बचपन भी बचाया जा सकेगा, मोटी मोटी किताबों से उन्हें छुटकारा मिलेगा और हर विषय को एक आसान कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें समझाया जा सकेगा। आज के इस वेबिनार के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री प्रियंका आनंद जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी मिस रूपाली बनर्जी मैम का धन्यवाद। और आज के हमारे खास वक्ता मिस्टर श्रीराम अरावकर जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि फिर से आपके साथ जुड़ें और अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करें। इसी के साथ आज के वेबिनार का समापन होता है। और अगर आप किसी विषय पर चाहेंगे कि एनसीपीसीआर कोई वेबिनार आयोजित करे तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द ही किसी वेबिनार के साथ आपके साथ फिर से जुड़ें। थैंक यू सो मच हमसे